हेलो। नमस्ते सर। अरे नमस्ते डॉक्टर दयाल जी। जी सर, आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी अच्छे से। बिल्कुल, यू आर फाइनली ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही यस। है आपको क्लियर? जी हाँ सर, एकदम ओके परफेक्ट। ओके। ओके। सो चलिए, तो यानी आज का सेशन वेलकम अच्छे यू। से होगा। यस सर। सो वेलकम you all here on this session, and this is my fourth episode with Dr. Mahan sir on the special session for the betterment of homeopathy, that is the weekend homeopath series, and this is fourth episode, and this is going to be very special because today's topic is case taking. I think case taking is the whole and soul and everything for the homeopathy. So, जी little introduction about sir. Sir name is Dr. Mahan sir. Sir is from Bhopal. Sir has completed his BHMS from Bhopal and MD from Bharati Vidyapeeth Pune. And sir also completed his CCH and SVD from Mumbai. And currently, sir is working as an assistant professor in RKDF University in Bhopal. I'm right, sir? थैंक यू सो मच डॉक्टर दयाल जी। और मैं And अपनी yes, तरफ से there भी is आपका इंट्रोडक्शन एक दे दूं। कुछ हमारे भी कुछ sure, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। sure, sure, तो sure, sure, जो sure, sure. हमारे सामने हैं डॉक्टर देवी दयाल जी, तो Yes, बेसिकली sir. ही इज फ्रॉम लखनऊ। बाकी ही इज परसुइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम भारती विद्यापीठ पुणे, and along with he is a very good anchor, orator, and as well as a doctor. And he has Thank you also so much, sir. completed a CCH, that is a specialist course in child and hospitality. And I think you had also completed your BNYs, naturopathy and yoga. Yes, sir. Yes, sir. From Bharati Okay, Vidyapeeth okay, Ayurved very College. nice. ओके ओके, Yes, सो sir. नाइस। तो आज चालू करते हैं आज का अपना सेशन। तो Yes. बताइए। So, तो yes, जैसा कि yes, yes, sir. सो मैंने सर को इस टॉपिक के लिए इसलिए चुना बिकॉज सर ने हमें पढ़ाया है। आई नो अबाउट सर। और सर चूंकि एक टीचर भी है, एक अच्छे होम्योपैथ हैं, और सर काफ़ी ज़्यादा केसेस देखते हैं। और हाँ, एक और बात, सर के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट सर साथ में विजय होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं, जहाँ पे ये बहुत सारे क्रॉनिक एंड एक्यूट केस को हैंडल करते हैं रोज। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर के पास, बहुत सारे स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं सर के पास। तो सर मैंने इस टॉपिक के लिए आपको इसलिए चूज किया बिकॉज आप सर केस आपकी तो रोज की केस टेकिंग होती ही है आपके क्लिनिक पे, लेकिन सर आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो आपको पता है कि क्या क्या बेसिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम केस टेकिंग की बात बिल्कुल करते हैं। सो बिल्कुल। तो जो पहला क्वेश्चन है सर देखिए। मेरा आपसे है सर, हम्म, तो सर यही है कि सर बोलिए बोलिए। क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है केस टेकिंग का होम्योपैथी के अंदर। सर प्लीज बताएं देखिए हमें इसके देखिए, ये जो पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही यानी जो सटीक क्वेश्चन है। तो ये सबसे बड़ा एक डाउट भी है, और एक अपने आप में डेट इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी के। सब आता है, सबको सब आता है, बट एक जो चीज है जो इन द बिगनिंग व्हेन वी हैव स्टार्टेड अवर कोर्स ऑफ बीएचएमएस, तो यस एक जो सर। चीज हमको पढ़ाई जाती थी, दैट होम्योपैथी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, विच डील विद यस सर। आर्ट एंड साइंस। तो एक जो आर्ट भी है, एक साइंस भी है। तो साइंस का पार्ट इज अ डिफरेंट पार्ट दैट वी लर्न इन अवर 4.5 year कोर्स एंड 1 year इंटर्नशिप। बट जो यस सर। आर्ट का पार्ट है, जो एक आर्ट होती है, तो वो जो आर्ट है वो किसी बुक में नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर टू डॉक्टर, बुक टू बुक, कॉलेज टू कॉलेज बदलती रहती है। क्यों? डेफिनेटली सर, क्योंकि ये डेफिनेटली। एक अनुभव है। क्योंकि एक अनुभव है। ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये कई बार खुद ब खुद एज अ जेनरोसिटी आपके अंदर आती है। बट हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एज अ केस टेकिंग के, सो डेट योर केस टेकिंग का जो आपका जो हर्डल है, वो कहीं ना कहीं आप उसको आसानी से पार कर पाए। तो श्योर सर। पहली चीज जो एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे अपनी आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एनी फील्ड, फ्रॉम द फील्ड ऑफ टू क्योर एनी पर्सन, तो उसमें केस टेकिंग एज अ मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करता है। यस सर, वेरी ट्रू सर। तो जो केस टेकिंग तो जो केस टेकिंग है, तो सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आजकल ऐसा देखा गया कि अदर जो साइंसेस हैं, अदर जो स्कूल्स ऑफ मेडिसिन हैं, वो इसको सबसे कम इंपॉर्टेंट देते हैं। अब वो पता नहीं क्यों है, क्या है, दैट इज another topic of discussion. But as a homeopath, I want to share कि अपन को we have to always focus on case taking, क्योंकि अगर आपका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है,
तो मेरा जो अनुभव रहा है सिंस 2015 क्लिनिक का और 2009 जब से मैं इस होम्योपैथी से जुड़ा हूँ, कि अगर आपका केस टेकिंग स्ट्रांग है या ये पॉइंट स्ट्रांग है, तो आपके सामने रेमेडी खुद ब खुद पेशेंट बोल के जाता है। जो हम लोग बच्चों को यहाँ सिखाते भी हैं कि बस आप केस टेकिंग पे फोकस करिए, और एक जो बोलते हैं ना कि समुद्र में आप निकल गए तो नाव होनी चाहिए और एक आपके पास एक कांटा होना चाहिए मछली पकड़ने के लिए। तो गुड ये जो एग्जांपल सर। केस टेकिंग है आप तो ये जो केस टेकिंग है वो नाव का काम करेगी, और जो मटेरिया मेडिका है वो कांटे का। तो लेकिन कांटे की भी जरूरत तब होगी जब आप एक सही नाव में सवार होंगे। तो अगर प्रॉपर केस टेकिंग रहेगी तो जब आप आपके एम पर पहुंचेंगे तो उस कांटे की मदद से आप एग्जैक्ट रेमेडी को बिल्कुल शॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पेशेंट एंड हिज कंप्लेंट बाय अ कंपैरेटिव एंड सेंसिटिव केस हिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज जो हमको अपने पेशेंट में चेक करनी है या पता करनी है, तो हमको अपने पेशेंट को पूरे तरीके से जानना पड़ेगा। ठीक है। तो उसकी कंप्लेंट एज अ होल, जिसको एक जो वर्ड पूरे होम्योपैथी को जो लेके आगे बढ़ा है, एज अ होल बोलते हैं, होलिस्टिक हीलिंग। तो उसको ही हमको दिमाग में रखना है कि हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए दैट द पेशेंट कम ऑफ अ कैंसर, ऑफ अ कोराइजा, ऑफ अ any hereditary disease. Firstly, we have to take him as a अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर, कि हमको उसको फील लेना है कि नहीं ये हमारे लिए न्यू केस है और हमको उसी हिसाब से इसको प्रोसीड करना है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केस टेकिंग में, इन होम्योपैथिक केस टेकिंग में, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मटेरिया मेडिका विद दैट पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ द पेशेंट। क्योंकि हमको एक सिंपली, मैं आज आपको सिर्फ केस टेकिंग अपने आप में, क्योंकि एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सर बहुत बहुत सर, है ना, क्योंकि एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अपन उसमें सप्ते भर भी बात करें तो बहुत कम रहेगा। बट आज जो अपन कुछ बेसिक पॉइंट जो आप डायरेक्ट आपके क्लिनिक, जो बच्चे इंटर्न है वो डायरेक्ट अपने हॉस्पिटल्स में, जो प्रैक्टिशनर है वो अपनी क्लिनिक में उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट कंपेयर द मटीरिया मेडिका जो आपके पास, जो आपने पढ़ी थी, और एक जो सामने आपका पेशेंट है। जब वो दोनों पिक्चर क्लियर हो गई, देन यू आर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर रेमेडी। वो आपको खुद बिल्कुल क्लियर, बोलते हैं ना, एक मिरर इमेज दे देगा कि आपकी रेमेडी है वो आपका पेशेंट, और आप बस उसके ऊपर आगे बढ़ जाइए। थर्ड चीज जो है, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग पिक्चर टू द पेशेंट पिक्चर। तो इसी के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो उसको। और जो सबसे मेन चीज है किसी भी केस टेकिंग की, कि वी हैव टू ट्राई टू असेस द फॉलोअप। तो केस टेकिंग का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बोल सकते हैं, या कोई एक उसका एक पॉइंट बोल लीजिए, कि अगर जैसे एज अ मैं फिजिशियन हूँ, एज अ पेशेंट है, अगर आप मेरे से दवाई लेके जाते हैं, दवाई लेके आप चले गए हैं, अब मेरे को क्या पता है कि मैंने जो दवाई दी है दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट मेडिसिन जो मैंने आपको दी है वो रेमेडी है कि नहीं है। क्योंकि ये है ना कि जब तक वो मेरे पास है, मेरे क्लिनिक में है, जब तक मैंने नहीं दी, वो एक मेडिसिन है। जैसे वो आपके पास गई और आपसे उससे क्योर हो गया, देन इट इज बिकम अ रेमेडी। तो वो रेमेडी कब बनेगी, जब पेशेंट सेकंड फॉलोअप में मेरे पास आके बोलेगा डॉक्टर साहब जो दवाई दी थी उसने तो 2 दिन में ही काम कर दिया। तो वो जो फॉलोअप है डेट इज 100% एसेसेबल बाय योर केस टेकिंग। तो जो आपकी केस टेकिंग है उसके थ्रू आप उस चीज में आगे प्रोसीड कर पाते। जो अदर साइंसेस, अदर जो पैथी के स्कूल्स हैं, जो इसमें सबसे ज्यादा लैक करते हैं, क्योंकि उनके पास फॉलोअप्स, केस टेकिंग का एक प्रॉपर, एक जो भी बोल रहे प्रोफार्मा या उनका गाइडलाइन नहीं होता है, इसी कारण से वहां पर फॉलोअप की काफी दिक्कत होती है। और जो एक होम्योपैथी में सबसे ज्यादा एक गोल्डन रूल या गोल्डन पॉइंट अपने लिए बहुत ही, कितना एक बहुत ही अहम चीज है, कि पेशेंट 5 साल बाद भी आता है और वो काफी खुश होता है कि सर आप 5 साल से मेरी हिस्ट्री रखे हुए हैं। और ये अपने लिए एक रखना चाहिए कि होम्योपैथ को हमेशा केस हिस्ट्री, केस रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो केस टेकिंग हमेशा मेंटेन करिए अपनी क्लिनिक पे, अपनी प्रैक्टिस में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी ट्रू। बाकी पूछिए आगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको एक, हाँ नहीं सर, जो आपने बातें बोली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो आपने एग्जांपल दिया सर नाव का और इसका, सर मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक सही है और ये इम्पोर्टेंट भी है। सर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो एज बीइंग अ स्टूडेंट जब मैंने भी इस चीज़ों को देखा, हम भी पढ़ते आ रहे हैं कि केस टेकिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, लेकिन सर जब हम लास्ट ईयर तक निकलते हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी माइंड एलोपैथी में जाता है, कभी यहाँ वहाँ। तो सर हम फिर जब बाहर आते हैं हमें ये कंफ्यूजन होती है कि हमने पढ़ा तो था कि एफेरिज्म 82 से 104 तक सब केस टेकिंग दिया हुआ है, लेकिन सर हम जब प्रैक्टिस में आते हैं तो सब भूल जाते हैं, सब चीजें नई नई होती हैं। तो सर हम अपने केस टेकिंग को कैसे सीखें, मतलब क्या क्या ऐसे माध्यम है जो हम केस टेकिंग सीखे सर? नो डाउट सर कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेडिसिन में पढ़ते हैं सर, और क्या क्या एग्जांपल्स है सीखने के? देखिए
सबसे पहली चीज जैसा आपने बताया कि डेडा अपने जो ऑर्गनन है, अपनी जो बाइबल है, कुरान है, सब है वो अपनी, तो उसमें सर ने 83 से 104 तक मेंशन किया है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। वो अपनी गाइडलाइन है, जैसे लॉ की बुक होती है, सारे गाइडलाइन है, इसमें अपने सारे गाइडलाइंस है। तो 83 से 104 में सर ने सभी कुछ बताया हुआ है कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव डोंट हैव टू डू ड्यूरिंग द केस टेकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो लेकिन ठीक है, 103 83 से 104 तक जो दिया हुआ है आप उसको पढ़ लें, समझ लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एज पर मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, तो एक जो सबसे पहली चीज जो 83 में बोली गई है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप 83 अफोरिज्म समझ लेते तो आपको 104 तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोर सर ने वहीं पर ही दे दिया है। तो अगर आप 83 सबके पास ऑर्गेनन होगी, एक बार सब पढ़िएगा, मैं उसका कोर एक जनरली बता देता हूँ आपको कि उसमें जनरली उन्होंने सर ने बस इतना ही बताया है कि वी हैव टू बी विजिलेंट, कि हमको एक दूरदर्शिता वाला जो बोलते हैं ना, और एक अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर होना है। और केस टेकिंग में ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है कि आपका जो माइंड होना चाहिए वो थोड़ा सा वास्ट होना चाहिए, प्लस जो आपका फोकस होना चाहिए वो अप टू द पेशेंट के बिल्कुल अनप्रेजुडाइज एज अ ऑब्जर्वर, उसकी सिर्फ प्रॉब्लम पे होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो सबसे पहली चीज जो आपको आपके पेशेंट में देखनी है वो एज अ अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर ही इसको ऑब्जर्व करना है। कहीं पर भी आपको बायस्ड नहीं होना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलती एज अ न्यू बिगनर किसी के भी साथ होती है वो यही होती है कि बच्चे लोग, प्रैक्टिशनर जो भी रहते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं कि नहीं यार, एक केस अपने या 4 केस अपने ईचिंग के ठीक हो गए तो हर बार अपन को सल्फर देनी है, हर बार अपन को स्टॉक देनी, डलका मारा देनी, नहीं। कई बार आपको पता भी नहीं रहता है, वो ऐसी रेमेडी होती है तो नहीं कह रहे ये इससे भी ठीक हो सकता है। तो इसीलिए आपको ऑलवेज हैव टू बी अनप्रेजुडाइज। तो पहली चीज आपको एफोरिज्म या जो भी जनरली तो उनका नॉलेज होना चाहिए, बट उनके जो कोर जो वो कहना चाह रहे हैं वो एक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए। दूसरी चीज कि कभी भी आपको देखिए, जनरली पेशेंट्स आपके पास आएंगे, अगर कैटेगराइजेशन अपन करके देखें तो जनरली क्रॉनिक केसेस होते हैं, एक्यूट केसेस होते हैं इन अवर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड अवर लाइफ प्रैक्टिसेस। तो दो ही टाइप के पेशेंट्स आपके पास जनरली आते हैं, या तो एक्यूट आएगा या क्रॉनिक आएगा, जो अपन जनरली उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बड़े पैमाने पर। तो जो आपका कैटेगराइजेशन है, तो जो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि एक आम पेशेंट, सॉरी एक आम जो अपन कॉमनली स्टार्टिंग कर देते प्रैक्टिस से, एक बच्चा फर्स्ट ईयर से आता है तो सबसे ज्यादा वो इन्हीं चीजों में उलझता रहता है कि व्हाट इज एक्यूट, व्हाट इज क्रॉनिक, क्या देखें क्या नहीं देखें। तो वो चीज आपको डिफरेंशिएट होना सबसे पहले जरूरी है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। श्योर सर। मैंने कुछ बाकी ओवरऑल ऐसा है कि सिर्फ एज पर मेरे जो पर्सनल अभी तक का मेरा जो रहा है एक्सपीरियंस, कि आप सिर्फ यू हैव टू बी, आपको पेशेंस रखना है। आपके सामने पेशेंट है, यू हैव टू बी पेशेंस, बस आपका आधा केस टेकिंग वहीं कंप्लीट है। तो वो जो पेशेंस आपको बना के आप रखेंगे, बस पेशेंट को बोलने दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट नोट दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट, उसकी आदतें, उसकी हरकतें। पेशेंट कंप्लेंट तो बताने ही आया है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो बता रहा है, अपन बोलते हैं ना एज अ सब्जेक्टिव सिम्टम, तो डेट वी हैव टू बी नोट, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जनरली अगर एक्यूट केस टेकिंग जनरली आप देखें तो एक एज अ डेफिनेशन वाइज देखते हैं, जनरली काफी डेफिनेशन उसकी हैं, क्रोनिक की काफी हैं, पेस सॉल्ट होना चाहिए, तुरंत हुई हो नहीं हो, ये एक्यूट है। बट एक जो सबसे पहली चीज है जो आपको किसी भी एक्यूट केस टेकिंग में आपके, या जनरली पेशेंट आपके सामने बैठा है, तो जो पहला पॉइंट आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू आस्क, कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द डे एंड डेट until which the patient was completely all right। वो दिन, वो तारीख, वो समय, वो पेशेंट्स आपको, या वो जो कंडीशन, क्योंकि ये एक सबसे जो बेनिफिटेड पॉइंट है जो केस टेकिंग में एक्यूट और क्रॉनिक को डिफरेंशिएट करता है, कि एक्यूट में पेशेंट आपको बता पाता है। yes, sir। वो बिल्कुल बता देगा, सर कल शाम को मैंने पानी पूरी खाई थी, उसके बाद से मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट हो रहा है। वो घुटने का दर्द नहीं बता पाएगा कि सर हाँ एलिमेंट्स फ्रॉम डेट इज टू पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स फॉर्म है उसको याद रहता है। 3 दिन पहले शादी में गया था, 2 दिन पहले पैर स्लिप हो गया था, तब जो मोच आई थी, तो आज दर्द ज्यादा, उस समय तो मैंने वॉर्म वगैरह या विक्स लगा ली थी। क्रॉनिक में वो चीज आप डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं कि वो यह नहीं बता पाएगा आपको कि 5 साल पहले, 10 साल पहले मार्च के महीने में 31 तारीख को मेरे को पहली बार घुटने का दर्द हुआ, वो नहीं बता पाएगा। no, sir, no। तो जहां पर है ना, तो
बहुत ही, तो ये क्रॉनिक और एक्यूट में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो अगर पेशेंट आपको एग्जैक्ट टाइम डेट बता रहा है, एग्जैक्ट कंडीशन बता रहा है, वो अपने आप में एक एक्यूट कंडीशन है। तो आपको वो चीज को सबसे पहले यू हैव टू टेक ऑन योर कंसिडरेशन। सेकंड, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हाट कुड हैव मेंटल अफेक्ट द पेशेंट जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। तो एक एज अ होम्योपैथी, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग एज अ होल पर्सनैलिटी एंटाइटी एज अ होल, कि हमारे लिए बॉडी और माइंड अलग नहीं है। और हमारा ये मानना है कि आपकी अगर माइंड स्वस्थ है तो आपकी बॉडी पे एक पेन तो बहुत बड़ी चीज है, करप्शन भी नहीं आ सकता है अगर आपका पूरे तरीके से आपका माइंड हेल्दी है। तो वही चीज है कि आपको भाई वो नहीं बता पा रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो उससे पूछिए कि आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या जब भी आपको तकलीफ हुई उस समय आपके मेंटल पर्सपेक्टिव क्या थे, मेंटल कंडीशंस क्या थी, तो उस पर आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है एक जनरली, क्योंकि सेंसिटिव है तो एक छोटा सा सप्रेशन भी उसको अफेक्ट कर सकता है, थोड़ा सा ग्रीफ, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा इंसल्ट बहुत आसानी से उसको अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे कई एक रिसेंट का केस भी था तो, और एक एग्जांपल भी है कि एक बच्चा था, नॉर्मली रिजल्ट आया, फेल हो गया, बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट था, मार्क कम आए, इन द कंडीशन ऑफ उसको ऐसा लगा कि वो तो फेल ही हो गया, उसकी जो पोजीशन लॉस कर दी उसने। अगले दिन से बुखार, बुखार ऐसा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, 102 103 तक। अब आप कितने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो जो कंडीशन थी, तो उन्होंने बोला 2 दिन पहले तक बिल्कुल सही था, बढ़िया खा रहा था, पी रहा था, हम बाहर भी नहीं गए, बाहर का भी इसको कुछ नहीं खिलाया, फिर क्या हुआ ऐसा। तो वही चीज कि वी हैव टू आस्क फॉर दैट समवॉट मेंटल इम्पैक्ट। तो उन्होंने बताया हाँ रिजल्ट आया हुआ था। अब ये आपको पता होना चाहिए एज अ फिजिशियन कि हमको ये भी पूछ सकते हैं क्या भाई, उन्होंने बताया कि नहीं भाई कुछ नहीं है, को नाइट आर्सेनिक दे दो, ऐसा नहीं होता है। आप उसका एग्जैक्ट कॉज निकालिए, और वहां पे अगर जो निकलता है उन्होंने कि नहीं, डेट इज सडन शॉक, सडन ग्रीफ, जो उसको दुख हुआ अचानक से, उसके कारण से वो बुखार, बीमार जो भी हो रहा, उसके बाद जो भी आप रेपर्टरी इस चीज में आपके लिए सहायक है, इट इज एड, इसलिए उसको एड बोला गया रेपर्टरी को। तो हेल्प करती है आपको कभी भी। मैं एमडी रेपर्टरी से हूँ, लेकिन मैं उसको हमेशा सेकेंडरी रखता हूँ, मटेरियल वाले पहले हैं, है ना, तो मटेरियल वालों को हमेशा आगे है ना। तो क्योंकि सबसे पहले जो डॉक्टर हैनीमैन सर थे हमारे, उन्होंने भी पहले मटेरिया ही आई, रेपर्टरी तो जरूरत थी, मटेरियल मेडिकल संभल नहीं रही थी, तो उसको तो उसको संभालने के लिए जो सर तो वो तो हाँ बोलिए सर। आपने एग्जांपल काफी अच्छा दिया, काफी अच्छे से इसको एलेबोरेट भी किया सर। उसमें एक और चीज जानना चाहूंगा कि सर जब हम बाहर निकलते हैं तो कई बार हमारे हाथ ये नहीं होता कि जब हम केस टेकिंग में क्या करें, कैसे सीखें। तो बुक्स तो हमारे पास है, नो डाउट, बुक्स आर द बेसिक थिंग सर। और क्या क्या तरीके हैं बाहर से सीखने के? अलग अलग मेथड जो होते हैं, अलग, जैसे आपने बोला हर एक फिजिशियन का अलग सिस्टम होता है, अलग मेथोडोलॉजी होती है सीखने की। सर हम कैसे, क्या ऑब्जर्वेशन ज्वाइन कर रहे हैं या क्या करें, इससे एग्जांपल बिल्कुल। देखिए, कभी भी किसी भी केस टेकिंग को समझने के लिए आपके पास 3 ही पर्सपेक्टिव है, या तो जनरल लेवल पे, या मेंटल लेवल पे, या फिजिकल लेवल पे। पेशेंट आप 3 ही तरीके से उसको समझ पाएंगे। अब मैं तीनों का आपको बता देता हूँ कि जनरली के एक पहला जो आप इसको लेंगे ऐसा मेंटल मेकअप। तो मेंटल मेकअप में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो पेशेंट की रिलेटेड टू इट्स मेंटल कंडीशन रहेंगी। फिर देन आते हैं उसके कुछ जनरल को और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ, ओरली मैं आपको बता रहा हूँ। और फिजिकली में उसके सारे फिजिकल्स के जितने अपीयरेंस से लेके, उसके दिखावे से लेके, बॉडी बिल्ड से लेके, सभी उसमें आ जाएंगे। और तीसरी चीज जो रहती है वो तो उसका जनरल मेकअप, तो उसकी हैबिट्स, आदतें, खाना पीना, थर्स्ट, थर्मल, ऑल आर कंसीडर्ड अंडर जनरल मेकअप। तो जो 3 मेकअप है, इन्हीं 3 मेकअप के अंदर आपको, जैसे आपने पूछा क्वेश्चन काफी अच्छा कि नए रहते हैं, कहाँ से पढ़े, कहाँ से सीखे, मैंने वही आपको बताया ना कि आप जितनी जगह से सीखेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने अपनी एजुकेशन में, मैंने अपने पर्सनल जो प्रैक्टिस में यूज की है। जितना कितना मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, आप बीच में ही रहिए, जितना पढ़ा है उसी को फॉलो करिए। तो आपने एक चीज सीखी है ना, आप उसी एक चीज पे बने रहिए। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन, क्योंकि हर किसी के अपने मत हैं। मैंने बताया ना, आर्ट है, कोई उसी गिटार से कुछ भी बजा सकता है और कुछ उसी गिटार से कुछ अलग तरीके की धुन निकाल सकता है। तो अगर आप किसी को हर तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका केस कभी पूरा नहीं हो पाएगा आपका। तो आप एक आपका व्यू बनाइए। तो आज मैं आपको कुछ थोड़े से जनरल टिप्स जो एक ओवरऑल सभी लोग उस पर अमल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहला जो मेंटल मेकअप है, तो मेंटल मेकअप में जो सबसे पहली चीज है
या पहले फिजिकल से चालू कर देते हैं जनरली। तो एक फिजिकल में अगर आप देखें तो एक फिजिकल्स क्या है, फिजिकल अपना एक अपीयरेंस हो गया, एक जनरल, एक हर चीज से लेके आपके बाल से लेके आपकी स्किन से लेके हर चीज एक फिजिकल मेकअप के थ्रू आप उसमें असर्ट कर पाएंगे, या जो बोलते हैं ना एक अपन देख सकते हैं। तो पहली चीज जैसे अगर आप कॉमन एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे हेयर्स, ठीक है। अब हेयर से अब आप कहेंगे सर पेशेंट आया है जनरली, अब अपन ने काफी मटेरियल मेडिकल में पढ़ा हुआ है कि ऐसा होता है, पेशेंट वैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली पढ़ते हैं ना अपन लोग, तो वहां पर आपको वो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी दिया हुआ है, वो बहुत साइंटिफिक है। बट लोगों को आजकल ऐसा लगता है अरे यार ऐसा थोड़ी ना, हम इतनी सारी पर्सनैलिटी को कैसे याद रखें, 5,500 से ज्यादा मेडिसिन होम्योपैथी में, हम इनको कैसे याद रखें। आपको याद नहीं रखना है, यू हैव टू जस्ट, आपको उनमें डिफरेंशिएट करके रखना है। जब पेशेंट आपके सामने आता है वो खुद ब खुद बताता है कि मैं ये रेमेडी, जैसे एक हेयर का एग्जांपल दूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स होते हैं, तो वो अलग अलग कहीं ना कहीं रेमेडी को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे थिन, पतले, थिन, स्मूथ एंड वेल प्लेस्ड हेयर, बिल्कुल बाल उसके बिल्कुल, वो पेशेंट आया जैसे एक आपने बहुत कॉमन एग्जांपल है, छोटे बच्चे रहते हैं तो आप देखिए उनकी मम्मी उनको तैयार करके भेजती है, तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं तैयार करके उनके बिल्कुल बालों को बिल्कुल कॉम करके भेजा स्कूल, विद इन 10 मिनट जैसे ही वो उसके टांगा या साइकिल से जा रहा है ऑटो से, 10 मिनट में उसका पूरा हुलिया बदल जाता है। स्कूल से आते तक तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। और वहीं एक ऐसा बच्चा भी होगा कि जिस तरीके से उसके बाल उन्होंने सेट करके भेजे, वो स्कूल में भी लगभग आते हैं उसके वही हेयर स्टाइल, कपड़े बिल्कुल नोट किए हुए, बिल्कुल हर चीज परफेक्ट रहेगी, वो एक अलग पेशेंट है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट जब आपके पास आता है, जिसमें होता है ना फॉलोअप, कई बार पेशेंट अपने फॉलोअप में, कई बार अपनी सेकंड सिटिंग में कई सारी रेमेडीज को रिकन्फर्म कर देता है कि आपने जो दी वो बिल्कुल सही है। तो जैसे वेल प्लेस्ड हेयर, थिन, स्मूथ, बिल्कुल अच्छे से कहीं ना कहीं एक फास्टिडियसनेस शो करते हैं, एक उसका व्यवस्थित जो उसकी चीजें हैं, फास्टिडियसनेस से फास्ट नहीं होता है। तो कई सारे जो हमारे व्यूअर्स उनको बता दूं, तो लोगों को लगता है फास्टिडियसनेस एक जो रुब्रिक उसका मतलब होता है पेशेंट फास्ट होता है, ऐसा नहीं है। फास्टिडियस का मतलब है दैट द पेशेंट इज व्यवस्थित, है ना, एक जो सिस्टमेटिक, हर चीज उसकी सटीक होती, जो आर्सेनिक का एक बहुत ज्यादा कैरेक्टर है। आपने पढ़ा होगा फास्टिडियस इज अ 3 मार्क सिम्टम रुब्रिक ऑफ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में आपको इस टाइप के हेयर्स जरूर मिलेंगे। तो आपको पहले तो फिजिकल मेकअप में उसका हेयर्स हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ उसकी। अब एक बहुत ही कॉमन चीज अगर मैं देखूं, एक मेरे पास अभी रिसेंट का एक केस था, जैसे एक हाइट हो गई, ठीक है। अब हाइट से आप बोले कि हाइट से सर हम कैसे पता कर सकते हैं पेशेंट, हाइट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, नापते हैं ना कई जगह तो मेजर भी किया जाता है, इतनी हाइट कम, इतनी क्यों जाती। अब हाइट को आपको क्या करना है, उसकी एज से रिलेटेबल करना है। भाई एज कम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइट छोटी है, बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। अभी जस्ट एक केस था हाइपोथायराइडिज्म का, उसमें बच्ची थी 14 साल की थी, मुश्किल से उसकी हाइट थी 3.5 फीट। तो वैसे कोई उसको देखेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब केस को डायग्नोस करके तब आपको समझ में आया दैट इज ड्यू टू समवॉट डिसीज। तो डिसीजेस भी कई सारी चीजों को ऐसा उसके बोलते हैं कॉमन सिम्टम्स के तौर पे आगे बढ़ाते हैं। तो हाइट वगैरह भी हमारे लिए बहुत, तो हमको उसका हाइट का, जैसे कई सारी रेमेडीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा टॉल हाइट या मोर देन द टॉल, उनके घर में कोई इतना लंबा नहीं, कई सारे उनने बड़े बड़े, तो कैलकेरिया फॉस होगा, ट्यूबरकुलिनम हो गया, फॉस्फोरस हो गई, दीज आर द सम बेसिक रेमेडीज जिनमें आपको पेशेंट की हाइट काफी ज्यादा मिलती है अगेंस्ट द उसके जो पेरेंट्स का जो जेनेटिक लेवल्स होता है। वहीं कई उनके वेराइटाज हो गए हैं, कई कैलकेरिया कार्ब हो गए हैं, सल्फर्स हो गए हैं, तो इनमें आपको कई बार उनकी हाइट बहुत स्टैंडर्ड मिलेगी, कम भी मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को एज फिजिकली, कुछ फिजिकल्स के जो आपको वहां पे गाइड कर पाएंगे क्या, जब क्योंकि देखिए कैसा रहता है, जब आप कोई भी केस लेते हैं, रेमेडी सिलेक्ट करते हैं, तो आपके ग्रुप ऑफ रेमेडीज आती है, कभी भी सिंगल रेमेडी नहीं आएगी। तो जो ग्रुप ऑफ रेमेडी लास्ट में रेपर्टरीज के थ्रू आते हैं, तो जो एक सिंगल रेमेडी डेट वी हैव टू कंफर्म, तो ये कुछ आपके एक बोलते हैं ना माइलस्टोन मार्क हो जाते हैं कि इनके बेसिस पे आप काफी आसानी से उसको देख सकते हैं। तो बॉडी बिल्ड्स हो गया, उसका अपीयरेंस हो गया, पोस्चर्स हो गए, जैसे कई सारे होते, पेशेंट आया है, कई बार पेशेंट ऐसा बोला जाता है कि इन द केस टेकिंग जब आप पढ़ेंगे, सर ने बोला है, डॉक्टर हैनमन सर ने, कि सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग में कैसा कि जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है, और आज के समय में तो फोन, उस समय तो थे नहीं सर के समय सेल फोन्स, आज है, तो आपकी केस टेकिंग तो सेल फोन से ही चालू हो जाती है कि पेशेंट का जो अंदाज है अपॉइंटमेंट लेने का, जो पूछने का, सर आप बैठे हैं क्या, आ रहा हूं मैं, वो एक अलग है। और एक 4 बार पूछ रहा है, सर आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ सर मेरे को, तो वो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडी। तो आपकी केस टेकिंग तो वहीं से चालू हो जाती है, सिंस दैट फोन कॉल से।
तो वहां पर तो यस उसका सर, यस बैठने सर। का तरीका, पोस्चर, तो प्लेटिना के, अर्जेंटम के, सल्फर के, सबके काफी। तो सबसे ज्यादा अगर कभी आपको देखना हो, जो बोलते हैं ना एक बैठने के तरीके, पेशेंट अगर आपको जज करने हो, तो जब आपके वाइवाज होते हैं मेडिकल के यस या सर। सभी कॉलेजों यस। के जो प्रैक्टिकल, उसमें आप सिटिंग पोस्चर देखना, तो बहुत ज्यादा तो एंजाइटी वाला होता है। यस ठीक सर। है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एंजाइटी वाला है। और बिल्कुल घबराहट है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बिल्कुल जाके जो एक्सटर्नल होगा बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाएगा। और जो उसकी ब्रेंच है बिल्कुल उसके कॉर्नर पे बिल्कुल ऐसे कि जी सर बताइए। तो वो क्यों, वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एंजाइटी वाला है, दिन भर से घबरा रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो रेमेडी आप वहीं से यस सर। कंफर्म कर देंगे, ही इज अ एंजियस पर्सन, ही इज अ एंजियस रेमेडी। और वही है कि कैजुअल आके बिल्कुल आराम से बैठा हुआ, हाँ सर पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो लग ही नहीं रहा क्योंकि वो शुरू से कैजुअल है। तो कहीं ना कहीं वो सिटिंग पोस्चर्स, उनका अपीयरेंस, दैट इज आल्सो मच इंपॉर्टेंट योर ड्यूरिंग योर केस टेकिंग। और एक और चीज जो, एक जैसे स्टार्टिंग की बात करें कि सिंस के आपका पेशेंट आपके पास एंट्री कर रहा है, बैठा है, तो सबसे पहले एक जो प्रीलिमिनरी डाटा होता है, तो जनरली होता है क्यों यस भरे, सर। नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस, नहीं तो नहीं लेना चाहिए, 1 मिनट तो इसमें खराब हो जाता है, बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा एज फैक्टर भी, अब पेशेंट आया उसने बोला है भाई क्या है, उन्होंने की मेरी 31 साल उम्र है, ठीक है, यस 31 सर। साल उम्र है। लेकिन आप जब वो आया तो आपने देखा काफी ज्यादा एजेड लग रहा था या काफी ज्यादा यंग लग रहा था। तो ये भी कहीं ना यस सर। कहीं दोनों फैक्टर उसकी केस टेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? सर यस अब मान डेफिनेटली। लीजिए उसने अब 31-32 साल उसने उम्र बताई, अब आपने बोला कि ठीक है, अभी तक शादी क्यों नहीं करी, आपने मैरिटल स्टेटस पे लिख तो नहीं मैरिड होने की, 32 साल का हो गया है, शादी क्यों नहीं करी। या तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ओके कोई प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, कोई जनरल चीज, पेशेंट बिल्कुल बताता है। वो बोलेगा कि नहीं सर घर में छोटी बहन है, उनकी शादियां करनी है, देन आफ्टर आई गो फॉर माई मैरिज, हमारे यहाँ जिम्मेदार हूँ, घर में बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। यस तो सर। आप देखिए ना, ही इज अ हाईली कंसेंसियस रेमेडी, बहुत ज्यादा जिम्मेदार रेमेडी, वहीं से क्लियर हो गया। तो अब सर आपकी केस रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग का कहीं ना, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग वाला है, तो वहीं से आपकी रेमेडी। अब ऐसा नहीं कि अपन को वहीं उसकी दवाई लिख के और तुम